अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। सबसे पहले आज 28 मई है और आज के 28 साल पहले पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, जिसका क्रेडिट बड़ी खुशी से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लेते हैं कि ये मैंने धमाके किए। लेकिन उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, उनका भी इसमें रोल था। एटम बम की कहानी 1974 से शुरू होती है, जब भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने भारत में एटमी धमाके किए। उनके जवाब में उस वक्त के वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि पाकिस्तान भी एटम बम बनाएगा, चाहे हमें घास क्यों न खानी पड़े। और फिर वो इस काम से लग गए। बहुत से जुगाड़ू सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीब आए और उनका टाइम ज़ाया किया, लेकिन फिर जर्मनी में उनकी मुलाकात डॉक्टर कदीर खान से हुई, जिनको वो पाकिस्तान बुला कर लाए और कहा कि वो आएँ और हमारे प्रोग्राम को देखें किस तरह है। तो यहाँ आकर डॉक्टर कदीर खान ने भुट्टो साहब को बताया कि ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये सारा टोपी ड्रामा चल रहा है जो आपके साइंसदान ये कर रहे हैं, ये एटम बम क़यामत तक नहीं बन पाएगा। तो भुट्टो साहब ने उन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी और बहुत सी पाकिस्तानी जो साइंसदान पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे थे, उनको जो डॉक्टर कदीर खान के नॉलेज में थे, उनको बुला कर पाकिस्तान लाए। भारी मुआवज़ों पर, कुछ कौम परस्ती में, कुछ मोहब्बती में लोग आए और उन्होंने यूँ काम शुरू किया। और दुनिया भर से एटम बम के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, वो स्मगलिंग कराकर किसी दूसरे रूट से कहीं कहाँ से पाकिस्तान लाए गए। और सरमाया भी ज़्यादातर पाकिस्तान के पास तो था ही नहीं। भुट्टो साहब ने अरब दुनिया को वहाँ टटोला, जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के एटम बम में जो कंट्रीब्यूशन है वो कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी का है। उसके बाद शाह फैसल ने भी इसमें दिया और शाह फैसल के बाद आने वाले सऊदी हुक्मरानों ने भी मुसलसल पाकिस्तान की मदद की और दुबई के हुक्मरान शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान ने भी इसमें दिल खोल के मदद की। उसके अलावा भी कई और पर्दानशीन हैं। इसमें पाकिस्तान के भी कई नामवर लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने जो दुबई में गोल्ड का या दूसरा कारोबार करते थे, उन्होंने भी इसमें अच्छी खासी जो है कंट्रीब्यूशन दी है। और ये सिलसिला चलता रहा, बनता रहा, लेकिन इसकी कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ गई। 1976 में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने लाहौर के गवर्नर हाउस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी दी कि अगर तुम इस एटमी प्रोसेसिंग प्लांट से पीछे नहीं हटे तो तुम्हें निशाने इबरत बना दिया जाएगा। और फिर ठीक एक साल के बाद, यानी 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, नाम नहाद PNA के इस्लामी निज़ाम के मुतालबों के बाद। उसके बाद न ज़िया-उल-हक ने इस्लाम का कोई वायदा पूरा किया, न उसने 12 साल में कभी जमहूरियत बहाल की। यूँ लेकिन एटमी प्रोग्राम पर काम चलता रहा। इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो भुट्टो के बाद आती है वो गुलाम इसहाक खान की है, जिसको नहीं भूलना चाहिए। ये वो शख्स था, जब भुट्टो साहब ने एटम बम का प्रोग्राम शुरू किया तो ये उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे, सेक्रेटरी ख़जाना थे। और इन्होंने कहा था कि वो इधर उधर से कट लगाकर कुछ पैसे निकाल लेंगे, हम इस चीज़ पर काम शुरू कर देंगे। तो ये गुलाम इसहाक खान था जिसने इस पर काम किया। और जनरल ज़िया की मौत के बाद, जो फ़ज़ाई हादसे में हलाक हो गए थे, उसके बाद गुलाम इसहाक खान सदर पाकिस्तान बने। उसके दौर में भी ये काम चलता रहा और तकरीबन एटम बम कंप्लीट होकर तैयार हो चुका था और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योर था। फिर यूँ हुआ कि नवाज शरीफ के दौर में अचानक भारत ने 4 धमाके कर दिए एटम के। तो जवाब में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का भी ज़ोर था कि जो हमारे पास बनी ये अच्छा मौका है अपने एटम बम को भी जो रिकग्नाइज़ कराने के लिए कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, क्योंकि पहले इस बात को छुपाया जा रहा था। तो ये चागी के पहाड़ों में एटम बम का तजुर्बा किया गया और एक साथ 6 धमाके करके अल्लाह अकबर का नारा लगाकर 28 फरवरी को धमाके हुए और यूँ पाकिस्तान एटमी मुल्क बन गया। ख्वाह दूसरी चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं, अस्पतालों के निज़ाम में, रोड, रास्ते, तालीम, सब चीज़ों में पीछे हैं, लेकिन कम से कम इस काबिल बन गए कि भारत का मुकाबला कर सकें, उसको मुँह तोड़ जवाब दे सकें। इसी एटम बम के खौफ की वजह से फिर भारत कभी भी पाकिस्तान में हंगामा आ रही और किसी किस्म की जंग मुसल्लत नहीं कर सका। आज छोटे मोटे फायरिंग के चौंचले चलते रहते हैं बॉर्डर पर, ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ताल्लुकात थे शुमाली कोरिया के साथ।
उस वक्त के हुक्मरान कमाल सिंह थे, उनके साहिबजादे हुक्मरान बन गए और यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बन गई। तो वो गई थी कोरिया के दौरे पर, जहाँ उन्हें मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया गया। यूं बाप ने पाकिस्तान को एटम बम दिया और बेटी ने मिसाइल दिए। अब ये वही मिसाइल हैं जिन पर एटम बम लाद कर हम भारत के 700 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर जहाँ तक हमारी रेंज जाती है वहाँ जाके गिरा सकते हैं, और 5 मिनट के अंदर अंदर आधे भारत को मेट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के डिफेंस स्टैटिस्टिक्स की फिगर्स कह रही है, और बीबीसी की रिपोर्ट भी यही है। तो इसके बाद ही ये भारत सुधराए और इसने जो ज़्यादा हरकतें करने से बाज रही। लेकिन ख़ास तौर पे मुशर्रफ के ज़माने में पाकिस्तान पर अमेरिकी बहुत दबाव था, दहशत गर्दी का पाकिस्तान पे लेबल लग चुका था। इसका फ़ायदा उठाते हुए भारत ने बहुत सी घटिया हरकतें की, और उन्होंने पाकिस्तान के एटम बम पे भी सवाल उठा दिए कि ये महफूज हाथों में है भी या नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए, इसको ये किया जाए। और उस पर बाकायदा एक मुहिम भी चली, और अमेरिका की तरफ से भी यही हुआ कि 5-8 अरब ले लो डॉलर और एटम बम हमारे हवाले करो। लेकिन एटम बम नहीं गया। लेकिन वो लम्हा पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक था। ये दहशत गर्दी और इस्लामाइजेशन के ख़िलाफ़ अमेरिका और दुनिया जो उठ खड़ी हुई थी, तो उसकी फ्रंट लाइन पाकिस्तान था। पाकिस्तान को उस वक्त शदीद तरीन दबाव था। ये है वो कहानी जो मैंने कहा सुनाएगा आजकल के लोगों को, आजकल के नौजवानों को, जिनको शायद मालूम नहीं कि ये एटम बम किस मुश्किलात और किस कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। उसके बाद आते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान पिछले 3 दिनों से एक नई मुहिम चलाए हुए हैं। उन्हें मुजीबर रहमान बनने का शौक़ पैदा हो गया है कि मैं मुजीबर रहमान हूँ, मेरा मैंडेट चुराया गया है। और यहिया खान गद्दार था मुजीबर रहमान के मुकाबले में, उसकी तस्वीरें लगाकर इमरान खान के अपने ट्विटर अकाउंट से और पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वो ट्वीट किए जा रहे हैं उर्दू में, अंग्रेज़ी में। और आखिर में एक वीडियो भी चलाई गई है तकरीबन 2-2.5 मिनट की है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि शेख मुजीब हक पे था, उसका मैंडेट था, उसको इक़्तिदार नहीं दिया। यहिया खान ने उसको इक़्तिदार नहीं दिया। और आज भी यही हो रहा है कि एक बादशाह बना हुआ है, जंगल का बादशाह, जो हर चीज़ पे काबिज़ है। यानी उस पर फिर जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगा दी गई है। तो इस किस्म का खौफनाक प्रोपेगेंडा अब इमरान खान ने शुरू कर दिया है। लेकिन इमरान खान शेख मुजीब रहमान के शायद अंजाम से वाकिफ़ नहीं है कि शेख मुजीब रहमान यहाँ से तो खैरियत से गए थे पाकिस्तान से, लेकिन 1974 में उनकी अपनी फ़ौज ने उनका तख्ता उल्टा और उनके पूरे ख़ानदान को उन समेत मार दिया, और उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ, और उनके लाशों को किसी तरह नंगा करके दफनाया गया था। वो कौन था? वो जनरल, एक कर्नल था, मुश्ताक, जिसने ये इनकलाब बर्पा किया था। लेकिन बाद में उन्हें भी हटाकर फिर जनरल ज़िया रहमान ने वहाँ इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया था। तो ये कहानी बांग्लादेश की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में सिमिलरिटी नहीं है इसकी सियासत में। उसकी बड़ी वजह ये है कि वो पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर था। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पूरे भारत को क्रॉस करके वहाँ जाना था, तब जाकर आदमी बांग्लादेश पहुँच सकता था। और बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश के सियासतदानों को पहले से ही जो है तकलीफ़ में डाला गया। सन 1952 में जब बांग्ला जो लैंग्वेज को बनाने का बिल बना कि उर्दू कौमी ज़बान है, तो बंगालियों ने बड़ा एहतजाज किया, और मुल्क गिर एहतजाज करने के बाद बांग्ला लैंग्वेज को भी पाकिस्तान की लैंग्वेज तस्लीम किया गया। और तमाम नोट्स पर और हर जगह पर बंगाली, उर्दू के साथ बंगाली भी लिखी जाती थी। इस्लामाबाद के कई पुराने रास्तों पर आप जाएंगे, आज भी जो रास्तों पर बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ लिखा हुआ है, ख़ासतौर पर पुराने सेक्टर जो है G6, तो वहाँ लिखा हुआ है रमना 6 अरबी में, इसमें बंगाली में। तो ये हर जगह वहाँ है। उसके अलावा इमरान खान की ये मुहिम जो यूथी हर जगह फैला रहे हैं, ये इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पीटीआई के साथ जो इनका शौक़ है कि हम किसी तरह से भी आर्मी चीफ हमारी तरफ देखे, मोहब्बत की नज़र से देखे तो हमारा मूड बने, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, इनका वही प्रोग्राम है कि किसी तरह भी आर्मी चीफ हमें गोद ले ले तो हम ये सारी चीज़ें बंद कर दें। यानी एक प्रेशर करने की एक कोशिश है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। उल्टा नुकसान इमरान खान का है, जो पहले ही बंद गली में है। अब बंद गली से यूँ समझो ये बंद कमरे में जा रहा है, जिससे फिर बाहर नहीं निकल पाएगा।
पहले तो शायद इसकी इक़्तिदार में आने की कोई 10% भी चांस बन रहे थे, लेकिन इस हरकतों के बाद फ़ौज के ख़िलाफ़ ये नई मुहिम जो इन्होंने चलाई है, इसके बाद इसकी जो है मुझे 0% लग रहा है कि कभी ये इक़्तिदार में आएगा। इमरान खान ने अपने आप को सियासी शहीद बना दिया है। अब ये कभी भी इक़्तिदार में आना तो दूर की बात है, पाकिस्तान की सियासत में भी आपको नज़र नहीं आएगी। और ये मेरे अल्फाज आप लिख लें, नोट कर लें। मैंने 2 साल पहले भी कहा था, जब ये गया था इक़्तिदार से, तो लोग जो है खुशियाँ मना रहे थे, बस इलेक्शन हो जाए तो पीटीआई बस आई। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम भी इमरान खान को वोट दें, तब भी इमरान खान आइंदा इक़्तिदार में नहीं आएगा। और ये बात उस वक्त मैंने कही थी जब अभी ऐसे हालात ही नहीं थे। उस वक्त भी लोग कह रहे, मजाक उड़ाते थे, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन ऐसा ही हुआ। और ये भी ऐसा भी बताऊँ आपको कि अब इमरान खान का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इसके अलावा इमरान खान पे मुकदमात की जो शुरुआत हो रही है, नेब का एक और केस शुरू होने जा रहा है, जिसमें घड़ियाँ तोशाखाना की मज़ीद घड़ियाँ, जिसमें बुशरा बेगम भी शामिल होगी। अब इसके लिए कल कानून भी अचानक बदल दिया गया है। कल सदारती आर्डिनेंस जारी हुआ, जो कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने जारी किया कि अब नेब की जो कस्टडी में होगी, जो रिमांड होगा, वो 14 दिन के बजाय अब 40 दिन का होगा। याद रहे कि इमरान खान ने उसे 90 दिन तक बढ़ा दिया था, 90 दिन, और फिर उसको 180 दिन तक कर दिया था, जिसमें शहबाज शरीफ भी बंद रहे, खाकान अब्बासी बंद रहे, और माफ़ करना, साद रफ़ीक बंद रहे, और ये सारे लोग बंद रहे, खुर्शीद शाह बंद रहे। इसी तरह बहुत सारे और लोग थे जिनको इमरान के ज़ालिमाना दौर में था, क्योंकि इमरान खान तो वो चाहता ही ये था कि सारी अपोजिशन जेलों में रहे। जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारी अपोजिशन को लाइन में लगाया हुआ है, और वो खुद मज़े से इलेक्शन जीत कर दोबारा इक़्तिदार में आ गया। तो यहाँ भी इसका यही सपना था, लेकिन ये इसका सपना अचानक बीच रास्ते पर टूट गया जब अदम एतमाद की तहरीक आई और वो कामयाब भी हो गई। तो इसके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई, और वो दिन आज का दिन अब इमरान खान, क्योंकि एक सियासी आदमी तो है नहीं, क्रिकेट जानता है, क्रिकेट फ़ैन है, इसके फ़ैन है, और पीटीआई ना कोई सियासी जमात है, इसमें सियासी तदब्बर रखने वाले लोग ही नहीं हैं। अगर 1-2 रोज़ हैं लोग हैं, जिस तरह परवेज़ लाई था, जिसने इसको मना किया था कि पंजाब असेंबली न तोड़ो, केपी असेंबली जो वहाँ न तोड़ो, और कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा न दो, लेकिन इमरान खान बाज नहीं आए और उन्होंने ये हरकतें की और अपने आप को इस मकाम तक पहुँचाया। आज 28 मई के हवाले से पीएमएल नून का भी एक बड़ा इज्तिमा लाहौर में हुआ है, एक मकामी होटल में, जहां पार्टी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्टी का दोबारा सदर बना दिया है। जिसके बाद उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि इमरान खान को जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने तीसरी कुव्वत बनाकर सामने लाए थे, और वो अपने इंटरव्यूज़ में और अपने बयानात में भी कह चुके हैं कि 2 पार्टियों से हम तंग आ चुके थे, इसलिए हमने तीसरी कुव्वत को आज़माने का फ़ैसला किया, लेकिन हमारा ये फ़ैसला गलत था। अब ज़हीरुल इस्लाम पर और या साकिब निसार पर, इन लोगों पर उनका ख्याल है कि कोई कमीशन बने, मुकदमा बने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें होंगी पाकिस्तान में। महंगाई का एक ज़िक्र उन्होंने किया कि पाकिस्तान में आहिस्ता-आहिस्ता महंगाई कम हो रही है, और बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन निचली सतह पर इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। निचली दुकानों पर जाएँ तो वही चीज़ें वही पुराने रेटों पे मिल रही हैं। आम आदमी वही मुश्किलात में है। डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम वगैरह की ड्यूटी लगनी चाहिए कि रोज़ाना ये कम से कम 3 से 4 घंटे मार्केटों में घूमें और रेट्स को कम कराएँ, जो नहीं कर रहा उसको उठाकर बंद कर दो, ताकि कुछ मामला सीधे हो। अब आते हैं सिंध के एक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की तरफ, जिसकी एफआईआर आज 5 दिन हो गए, अभी तक नहीं काटी गई। अभी तक जिन मुल्ज़िमों को नामज़द कर रहे हैं उन पर एफआईआर नहीं काटी गई। कल भी इस नसरुल्लाह गडानी के भाई को एसपी ऑफिस में बुलाया गया, और उनसे के साथ वहाँ तहज़ीयत भी की गई, और उन्हें कहा गया कि वो अपने मुतालबा से हटें और एफआईआर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कराएँ, लेकिन अभी तक ये राज़ी नहीं हुए। और नसरुल्लाह गडानी की वालदा और दर्जन भर लोग थाने के बाहर उन्होंने धरना दिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा, कोई नतीजा नहीं हुआ, क्योंकि 10-12 लोग, जहाँ जब इसके जनाजे में हज़ारों लोग थे, लेकिन जब वो एफआईआर काटने गए तो 10-12 लोग बचे। मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में बताया था कि इसका वो जो कराची में हुआ था नाज़म जोखे और ठट्टे के साइड पर, बिल्कुल वही अंदाज़ है कि पहले दिन तो सारे कॉन्फ्रेंस लीडर सारे जो है इसके वारिस बन के आ जाते हैं वीडियो बनाकर,
اپنے الو ادا کرتے ہیں، پھر دوسرے دن غائب. اور پھر وہاں بھی ایسا ہی ہوا، اس کی بیوی عدالتوں کی دھکے کھاتی رہی، لیکن کوئی اس کا مددگار نہیں تھا، کوئی ان کو 1000 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی وکیل کے لیے کوئی فیس کر کے جائیں، کو گاڑی کر کے وہاں پہنچے. تو اس لیے انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیے. اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے. پہلے دن سارے نصر اللہ گدانی کے چاچے مامے بن گئے، کوئی کہاں سے ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی اس کے بچوں کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے، فیس بک پر اسی جگہ پہ رکھ رہا ہے. لیکن جب حقیقی لڑائی کا وقت آیا، اس کے تھانے پر دھرنے کا وقت آیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا سوائے 10-12 لوگوں کے اور اس کی والدہ کی. یہی کہانی ہے، یہی المیہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں. باقی خبریں کرنے والے سوشل میڈیا پر بہتار مائیں فوٹو اور یہ بکواس چلتی رہتی ہے، اس کا کوئی نتیجہ، کوئی فائدہ نہیں. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح عمران خان کی سوشل میڈیا بڑھا چڑھا کے بیانات دے رہی ہے، اس طرح ایسے لگ رہا ہے جیسے پورا پاکستان بس عمران خان میں فدا ہے. لیکن نہ ایسی صورتحال وہاں ہے، نہ ایسی صورتحال یہاں ہے. تو ذرا حقیقت پسند بنیے اور خیالی دنیا سے باہر نکلیں. اگر جدوجہد کرنی ہے سب نے، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر لانا ہے، آئین کی بحالی اور حقیقی جمہوریت لانی ہے، تو پھر ایک جدوجہد کی ضرورت ہے، عوامی جدوجہد کی ضرورت ہے. اس کے لیے سب کو کنٹریبیوشن کرنا ہوگا. پارٹی، مذہب، صوبہ پرستی، ان سب چیزوں سے اوپر ہوگا. تو یہ تھی آج کی خبریں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.